अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहां पे एक तरफ सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब अपने वर्करों को ये कॉल दे दी है कि तैयार रहिएगा, ईद के बाद कोई भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अदलिया से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई है। वो केस जिसके ऊपर तमाम तर नजरें थी, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे 30 दिन की जो पाबंदी लगाई गई थी कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, उस पाबंदी को आज हटा लिया गया है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आराम से तसल्ली से इस केस को सुन सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ मईशत के हवाले से भी काफ़ी हद तक चहमगोइयाँ हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि महंगाई का एक तूफान है जो आने जा रहा है और वो मेरे कायद के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा तकलीफदेह साबित हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडियां दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, हो सकता है कि उन्हें भी वापस लेना पड़े। दूसरी जानिब डॉलर जो शहबाज शरीफ के आने के बाद 8 रुपए नीचे गिर गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर जाना शुरू हो चुका है। ये तमाम तर मामला आखिर जाएंगे किस तरफ, मईशत का पहिया चलना शुरू होगा या नहीं, इन तमाम तर मामला पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, मामला कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या पाकिस्तान की जो किस्त रोकी गई थी उस हवाले से कोई खुशखबरी आई है या नहीं आई? के साथ जो 7वां रिव्यू था ये प्रोग्राम का, जो PTI के साथ प्रोग्राम सेट हुआ था इनका, उसके तहत इनको तकरीबन $1 बिलियन मिलने थे और ये दिसंबर में रिव्यू शुरू हुआ था। लेकिन फरवरी के अंदर फिर जब थोड़े से बजट के नंबर्स बड़े हो गए, डेफिसिट्स के नंबर बड़े हो गए, बजट के खसारे के नंबर बड़े हो गए और फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक सब्सिडी का अनाउंस कर दिया पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, पावर के ऊपर और ख़ास तौर पर फिर और साथ साथ फिर एमनेस्टी का, अपने कारोबारी दोस्तों के लिए एमनेस्टी का, टैक्स एमनेस्टी का वो कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो फिर IMF ने मज़ीद डिस्कशन ख़त्म कर दिए थे। हम गए थे IMF के पास स्प्रिंग मीटिंग्स में। हमारा जो प्राइम मकसद था वो IMF से हमारा प्रोग्राम को रिवाइव करवाना था। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी हुई है और IMF जो है वो अपना डेलीगेशन भेज रहा है। हम मंगल से इंशाल्लाह इनसे टेक्निकल लेवल टॉक शुरू कर देंगे और अगले हफ्ते या दो हफ्ते बाद, ईद के एक हफ्ते बाद वो अपना डेलीगेशन भेजेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद बातचीत होगी और फिर इंशाल्लाह ताला एग्रीमेंट होगा जिसके तहत पाकिस्तान को अगली ट्रांच मिल जाएगी। IMF से अभी तक हमने कोई वादा वहीद नहीं किया कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हम कितना पेट्रोल बढ़ाएंगे या कितना डीजल बढ़ाएंगे। ये फैसला जो है ये बहरहाल बाद में होगा और जब IMF आएगी और डिस्कशन होगा उसके अंदर होगा। लेकिन जाहिर है कि ये बात मैं कह चुका हूँ कि IMF जो है वो चाहती है कि हम पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी ख़त्म करें, लेकिन इसको छोड़ने के IMF क्या चाहती है मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ पाकिस्तानी की हैसियत से, मईशत की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने की हैसियत से, कि जितना इस वक्त हम सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, वो हमारी हुकूमत चलाने का जो ख़र्चा है सिविलियन गवर्नमेंट का, उससे भी दुगनी हो चुका है हर महीने। हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमको अगर सब्सिडी देनी है तो टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी गरीब लोगों को। हम पूरे कौम को, इसमें अमीर लोग भी शामिल हैं, उनको हम सब्सिडी देना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो IMF से ये बात हुई है, ये खुलासा है और इंशाल्लाह मज़ीद जो है हम कोशिश करेंगे कि मई के महीने में IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो उसमें पैसे हमारे पास पैसे। मिफ्ता साहब, जो आपने ये पेट्रोल और डीजल की जो बात कही है, इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान की नजरें एक्चुअली इसी इशू के ऊपर है कि क्या पेट्रोल और डीजल पे जो 10 रुपए की सब्सिडी दी गई थी उसे वापस अगर लेने की बात हो रही है और IMF जिस तरह आपने खुद कहा कि ये कह रहा है, तो आखिर ये कब होगा? चूंकि जैसे ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये सब्सिडीज ली जाएंगी तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक के जो जंप्स हैं वो आ सकते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर। तो इसके हवाले से जरा कुछ बताइएगा। जैसे मैंने पहले गुजारिश करी कि इस पे कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत का है, ओगरा की नोटिफिकेशन आती है 14 तारीख को और
30 या 31 को, डिपेंड ऑन द मंथ। तो जब वो ओगरा की रिकमेंडेशन आएंगी उसके बाद मैं अपना माइंड बनाऊंगा और फिर वज़ीर आज़म साहब के खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, वो लेकर, और फिर जो वो फैसला करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो कोई पेट्रोल की प्राइस के ऊपर फिलफौर कोई रद्दोबदल करने अच्छा, चलो पेट्रोल के हवाले से अगर कोई फैसला नहीं हुआ, अब ज़रा डॉलर के हवाले से भी बताइएगा। जब आप लोगों की हुकूमत आई थी तो पहले दिन जो है वो 8 रुपए का हमने एक ड्रॉप देखा था डॉलर की प्राइस के अंदर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो चुका है। 186 185 के ब्रैकेट के अंदर जो है इस वक्त डॉलर ट्रेड किया जा रहा है। तो कुछ तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि डॉलर की भी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कीमत काफ़ी बढ़ सकती है। तो आप बतौर वजीर ख़जाना मतलब कहाँ कंफर्ट देखते हैं, कंफर्टेबली डॉलर की प्राइस, डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आज भी मेरे ख्याल से डॉलर जो है वो 1 रुपया गिरा है और रुपया 1 रुपये से मजबूत हुआ है। लेकिन सच्ची बात यह है मंसूर भाई कि मुझे नहीं पता कि डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, और मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि किसी को भी नहीं पता होती है। ये मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दें तो बेहतर होता है। हम ये बात समझते हैं कि हमारे डॉलर की मार्केट को, जिसको कहते हैं बड़ी थिन मार्केट है, तो वो इजीली मैनिपुलेट हो सकती है। इसलिए स्टेट बैंक का इसमें एक रोल होना चाहिए और है, और अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट बैंक उसमें इंटरवीन करेगा, डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग से भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट से भी उसमें इंटरवीन करता है, जिसके भी बड़ी कॉस्ट होती है। फ्री में वो इंटरवेंशन वो भी नहीं होती है। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जिस तरह हम पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइस या शलजम की प्राइस या दीगर चीज़ों की कीमतें नहीं रेगुलेट करते और मार्केट से चलने देते हैं, इस तरह डॉलर भी इसी तरह है। और मेरे लिए इसके बारे में स्पेकुलेट करना, मेरे ख्याल से वज़ीर ख़जाना की हैसियत से होकर स्पेकुलेट करना जो है वो सही नहीं है। अच्छा, कीमत पे कोई एक और बात मिफ्ता साहब जो मैं पूछना चाह रहा था, शीरी मज़ारी साहिबा ने आपके हवाले से एक ट्वीट किया आपने अटलांटिक काउंसिल के अंदर जब आप अपना खिताब कर रहे थे, तो उसके बाद आपने इमरान खान साहब का वो जो एक स्लोगन है अमर बिल मारूफ, उसका आपने तस्करा किया और आपने कहा कि इस हवाले से आप लोगों के हवाले से उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और अपने हवाले से भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। शीरी मज़ारी साहिबा ने उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की, आपके हवाले से भी तनकीद की, उस पर क्या कहेंगे? मेरी एक उसको स्पीच अटलांटिक काउंसिल के उसके एक टुकड़े को बारे में, और जो उन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा अख्ज़ किया अपने ट्वीट में, वो एकदम झूठा है और गलत है। और जो वो बात कर रही हैं वो तो एकदम ही गलत है कि खुदा न खास्ता हमने कुरान मजीद की किसी आयत की बेअदबी की है। लेकिन बिल्कुल मैंने ये कहा है कि खान साहब का मज़हब को इस्तेमाल करना जो है वो बिल्कुल गलत है, और ये कहना कि वो मारूफ हैं या हम लोग मुनकर हैं, या ये कहना कि उनका साथ ना देना जो है वो अमर बिल मारूफ के ख़िलाफ़ है और मुनकर के साथ है, ये तो इस किस्म की गंदी मज़हब के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये कुरान मजीद की भी बेतौक़ीरी होती है, और शीरीन मज़ारी साहिबा को दूसरे लोगों को कुरान मजीद सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस उम्र में आके ना इमरान खान से ना शीरीन मज़ारी से इस्लाम नहीं सीखना है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितना अच्छा मैं मुसलमान हूँ मैं जानता हूँ, मैं और मेरे अल्लाह को पता है। खान साहब और वो शीरीन मज़ारी के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन इस किस्म की जो गंदी सियासत इन्होंने की है, जो पहले भी मज़हब का इस्तेमाल किया है सियासत में और अब भी कर रहे हैं, और हर किस्म की कार्ड खेला है, मज़हब का कार्ड के अलावा पेट्रियटिज़म का कार्ड खेला है, और दीगर चीज़ें की हैं। इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आनी जानी चीज़ है। खान साहब को इसको और शीरीन मज़ारी को इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। हुकूमत चले गई तो भी ज़िंदगी निकल जाती है, हुकूमत फिर आ जाएगी। तो लेकिन इस किस्म के झूठ के ऊपर और जो इन्होंने सहारा लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब आपका। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। डॉलर की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतें आगे क्या होने जा रही हैं और क्या हो सकता है, IMF के साथ गुफ्तगू आखिर कहाँ तक पहुँची है, उस पर वो तबसरा कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ सियासी मामला की भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कॉल दी है और ये कहा है कि ईद के बाद मेरे तमाम कारकुन, वोटर, सपोर्टर तैयार रहें, मैं इस्लामाबाद के लिए कॉल दे सकता हूँ। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुआशी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। अब जरा कुछ सियासी मामला की बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार महमिल सरफराज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासी मामला के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि इमरान खान साहब ने एक कॉल एक किस्म की दे दी है अपने चाहने वालों को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को कि ईद के बाद जो है वो तैयार रहें इस्लामाबाद जाने के लिए। और उन्होंने क्या फरमाया है, आइए जरा पहले सुनते हैं। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहां इस्लामाबाद में बैठ। ये आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी और इसके साथ साथ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी एहतजाज करने का इरादा रखती है। सदाकत साहब, सर ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंप्रेशन नहीं आ रहा कि अगर मैं सबसे पहले अगर इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो आप इदारे को बेसिकली प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया आज आपको इस मामले में। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की कुछ बातें सुनाई, तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आपके प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया जो पब्लिक के लिए है कि एक तो ये है कि जो पेट्रोल और डीजल में सब्सिडीज इमरान खान ने दी थी वो खत्म हो रही हैं जी। नंबर 2, डॉलर वो फ्री छोड़ रहे हैं जो हमने भी फ्री छोड़ा हुआ था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डीजल मिल नहीं रहा, बिजली वो महंगी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने आपको बता दिया। जो इनके वादे थे उनमें एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने की उन्होंने बात कर दी, तो आगे बड़ा तूफान है, तबाही है। और ये जो रिजीम चेंज की बैरूनी साजिश के जरिए जो आए, इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की एक फलती फूलती मईशत को तबाह किया। खाली 5 अरब डॉलर का तो आपके रिजर्व का लॉस हुआ, जिससे करेंसी भी अनस्टेबल हो गई और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया इन कठपुतलियों ने। तो एक तो पहले तो मैं अफसोस कर लूं कि मिफ्ता इस्माइल जो बाहर गए थे ये वही IMF था जिसको ये हराम करार दे रहे थे। ये वही डील थी जिसके लिए बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ कही थी कि हम इससे निकलेंगे। आज वो डील 6 अरब की थी, इन्होंने 8 अरब की साइन कर दी। उस डील में हमने स्टैंड लेके पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें कम की थी, आज ये बढ़ा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान देख ले कि ये बैरूनी साजिश जो हुई है उसकी तकलीफ किस किस को होनी है और फायदा सिर्फ चंद क्रिमिनल्स का है जो आपको लग रहे हैं कि 35 में से 25 क्रिमिनल्स हैं, कुछ कैदी हैं और कुछ जमानती हैं, वो बैठ के मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं। तो इसके लिए इमरान खान साहब की कॉल है, हम सब निकलेंगे और इंशाअल्लाह ये जो जमीरों के खरीदार हैं जिन्होंने ये पूरा निजाम को खरीदा है और बैरूनी साजिश पे ये एक सारा रजीम चेंज किया, उसको हटाएंगे। अब आपका सवाल कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो फैसला बिल्कुल यही था कि इस तरह इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इदारा है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि वो इस तरह 30 दिनों में जो है वो फैसला करे, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो ये स्क्रूटनी कमेटी है उन सब के केसेस भी खोलें ताकि ये इंप्रेशन ना आए कि किसी एक पार्टी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये तो सदाकत साहब ये नहीं लिखा हुआ उसमें, इलेक्शन सदाकत साहब ये नहीं लिखा हुआ उसमें। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। सुनाए। अच्छा, आप इस तरह करें ना, मैं क्या करूं? जब ये मेरी अगली बारी आएगी ना तो मैं स्टार्ट में आपको पढ़ के वो लाइनें सुना दूंगा। आपने मुझे ये पढ़ के सुनाना है कि उस फैसले में लिखा हुआ है, आपने मुझे पढ़ के सुनाना है कि उस फैसले में लिखा हुआ है कि तमाम की स्क्रूटनी कमेटियां जो हैं वो इकट्ठे काम करना शुरू कर दें। आपने मुझे ये पढ़ के सुनाना है, ठीक है? देख लेना। एक दफा पहले भी आपने जो है ना वो इस तरह की एक ट्वीट मेरे साथ शेयर की थी। अच्छा ना, मैं मान रहा हूँ ना। अच्छा बस ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ। अभी बजाय कि मैं वो लाइनें निकालूं और मैं निकाल के रखूंगा, उसमें यह है कि किसी एक पार्टी के डिस्क्रिशनरी उसके खिलाफ कार्रवाई का इंप्रेशन ना हो, लिहाजा इसको जनरलाइज करें। मैं आपको पढ़ के वो लाइन सुना दूंगा। अब आपका जो पॉइंट है, हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हाँ बोलिए। इसको अगली बारी पे छोड़ देना। जी आप आगे बात कीजिए। कि ये हम क्यों निकल रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट में और एक बिल्कुल गैर जानिबदार रोल नहीं है, जानिबदार रोल है। सारे अगर माजी में हम रोल बैक करें तो हम ये इलेक्शन कमीशन का रोल जो है ये कब से जानिबदार होना शुरू हुआ है सर? डस्का से? ये कुछ
जब हमने डस्का देखा, उसके बाद हमने देखा कि हमने सेनेट के इलेक्शन में उन्हें कहा कि ये धांधली रोकने के लिए, ये खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कुछ एक्शन किया, उन्होंने कोई नहीं किया। अभी भी 63A पे हमने उन्हें कहा कि लोगों को डिस्क्वालीफाई करें, तो हमें लग रहा है कि वो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है और बड़ी आराम से यहाँ घोड़े गधे बिक रहे हैं। घोड़े गधे बिक रहे हैं, जमीन ठीक के है। खरीदार जो है, करप्ट लोग जो है, वो लोगों को खरीद के किसी को हमदा एक होटल में रख रहा है और किसी को सेंड हाउस में और मैरियट में रख के पाकिस्तान के इज्जतदार लोगों की तौहीन हो रही है। इस वजह से बिल्कुल ठीक। सर आ गया, सर पॉइंट आ गया। ये नवाज शरीफ साहब को 35 साल में ये जो शुरू किया था उन्होंने, ये उछांगा मांगा, आज भी नवाज शरीफ की उस बिद्दत से इस कौम को नुकसान। हिना साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। बात सवाल ये है कि वो जब एक पार्टी का एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो इस मुल्क में अब इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह होंगे जब एक पार्टी उसके ऊपर एतमाद ही नहीं कर रही। और उनका वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है लग ये रहा है, आपकी साइड ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत अब्बासी साहब को मैं वो इमरान खान साहब का बयान याद कराती चलूँ जब उन्होंने कहा था कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा, और फिर 6 महीने के अंदर इन्होंने पहले उसकी डील जो है वो बड़ी पहले कहा हम नहीं करेंगे, और फिर जब कर ली और बहुत गलत डील की। और आपको पता है 2016 में हमने गुड बाय कह दिया था। क्या गलत था उसमें ये था कि एक तो कर्जा कम मिला था और सब्सिडीज इन्होंने अभी एंड पे अनाउंस की, जानबूझ के इन्होंने जो बरूद और जानबूझ के हमारी हुकूमत को इन्होंने टारगेट करने के लिए किया। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि अभी आपने मिफ्ता इस्माइल का बयान जो चलाया, देखिए पहली तो बात है, मिफ्ता इस्माइल विल कम बैक टुमारो एंड ही विल ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर विद हिज IMF डील, नंबर 1। सेकेंडली, जो बिल्कुल सही मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अभी वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या कह नहीं सकते डॉलर की बात या कैपिटल मार्केट की, बिकॉज अगर वो हम कहेंगे इनकी तरह हम प्री स्टेटमेंट्स नहीं दे देते, क्योंकि अगर हम देंगे तो वो कैपिटल मार्केट को और डॉलर की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक चीज। दूसरी बात, सब्सिडी की बात की। सब्सिडी हम बिल्कुल देंगे, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी देंगे, रिलीफ देंगे, टारगेटेड रिलीफ देंगे। तो इनकी तरह हम ये झूठ नहीं बोलते कि हम IMF के पास जाएंगे नहीं, हम सुसाइड कमिट कर लेंगे। हमने 2000 में गुड बाय कर दिया था IMF को, लेकिन बिकॉज इनकी वजह से जितनी बुरी डील हुई उसकी वजह से हमें दोबारा जाना पड़ा। और एक मैं आपको बात करूं, इन्होंने अभी इमरान खान की कॉल की बात की, तो ये इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रहे हैं, देखें इमरान खान साहब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपने तोशा खाना वाले की भी दे दें। जो फराह गोगी की अभी कल तक एक कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उन्होंने कोई जमीनें ली। नहीं, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना ठीक है? देखिए इनके ऊपर किसने केस किया? इनके अपने पार्टी अकबर एस बाबर ने इनके ऊपर केस किया। 7 साल से ये भाग रहे हैं। देखिए आप PMLN को पीपल्स पार्टी को जरूर कहें, हम जरूर अपनी देंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब बताए ये क्यों अपनी इस वक्त कॉल क्यों दे रहे हैं? ये सियासी नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको मैं बताती हूं। मरियम बीबी कल से बाहर आ रही हैं। मरियम बीबी जो है वो अपने, क्योंकि हम रीजन है, हमारे वर्कर्स कन्वेंशन है, हमारे लोग चाहते हैं कि मरियम बीबी बाहर आए और लोगों सवाल से कुछ और था, वो मैं मरियम साहब इमरान खान क्यों आ रहे हैं? इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है उनको। सियासी बका की जंग है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उन्होंने कितनी चोरी की है। इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है ना उनको। इलेक्शन कमीशन पे कैसे, कब से एतबार नहीं है? जब तक डस्का के इलेक्शन के आने वाले, ये वही स्टेटमेंट्स है इमरान खान की जो कहते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन है, और अभी आके उनको पता चल गया कि इलेक्शन। आप समझते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल आदमी? आई थिंक कि उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं और बिल्कुल मैं बिलीव करती हूँ। तो पहले जब आप लोग एहतजाज करते थे, देखिए बात सुनिए, हमारी 2 चीजें हैं। मियाँ साहब की फतह ये बयानी है कि उन्होंने कहा है कि अदारे जो हैं वो न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल हो गए। दूसरी बात, सारे जो अदारे हैं वो अपनी उसके अंदर काम करें, वो भी हो रहा है। हदूद के अंदर अपनी लिमिट्स के अंदर काम करें। मैं
तो ये दोनों चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल होगी। हाँ। तो मैं ये बात करूंगी कि इलेक्शन कमीशन और बाकी सब अदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अपने हदूद में काम करें और जो कर रहे हैं वो उनको काम करने दें। इमरान खान इस तरह आके प्रेशराइज ना करने की कोशिश करें। इससे पहले भी जब आपने देखा कि फैसला आया, नो कॉन्फिडेंस आई, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिश की अपने लोगों के जरिए बाहर निकले और आपने भी बैनर्स में लास्ट टाइम आपकी शो में थी जिसमें आपने वो दिखा रहे थे कि आर्मी के या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये किस तरह की बातें कर रहे थे। वो सिर्फ इन्होंने किया, प्रेशराइज करने हाँ, वो सिर्फ इन्होंने किया है, आप लोगों ने कभी नहीं किया ये। देखिए हमने कभी भी नहीं किया, हमने कहा कि हमारा बयानिया, मियां साहब का बयानिया जो है वो मकबूल हुआ। हमने कहा कि हमने कहा अदारे अपनी हदूद में काम करें, अदारे अल्लाह का शुक्र है हदूद में काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हदूद से बाहर आ जाए? नहीं, ये कह रहे हैं, ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करें इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले आप देखें कि अच्छा, मुझे इजाजत, दोबारा मैं अभी आपके पास नाज़रीन, ये जो प्रेशराइज करने वाली बात है ना, मंसूर पढ़ दूं? जी, क्या कर दूं? मैं पढ़ दूं? मैं क्या, जो आपने कहा था मैंने फैसला निकाल लिया, पढ़ दूं? पढ़े सर, पढ़े अपना चाप पूरा करें सर। जी जी, पहला जो है कि वो तो ऑपरेशनल पार्ट नहीं है हमारे लिए। इन द मीन वाइल द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय लर्नड सिंगल जज इन चेम्बर्स टू कंक्लूड दैट द पेंडिंग मैटर विद इन द 30 days इज हियर बाय सस्पेंडेड। ये तो हमारा आपका इत्तेफाक है। मैं आपको लाइनें बता देता हूं, मैं आपकी हेल्प की लाइनें आपको बता देता हूं। मैं पढ़ो ना, मुझे पढ़ने देना। अच्छा, पढ़ ले। मोर ओवर we expect that the election commission of Pakistan will ensure that an uneven playing field is not created by treating the political parties differently। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुख्तलिफ तरीके से डील करने का अमल नहीं करेगा। वी एक्सपेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू प्रोसीड विद द स्क्रूटनी प्रोसेस बाय ट्रीटिंग ऑल पोलिटिकल पार्टीज इक्वली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यही हमारी बात थी। नहीं तो मैंने क्या कहा था? आपने ये फरमाया कि जी इनका प्रोसेस अब इकट्ठा चलेगा। मैंने तो वो तो पहले भी चल रहा है प्रोसेस, उसमें क्या फर्क है? ना देखें, आप सुने, हमारा प्ली ये थी कि ये हमें अनइवन ट्रीट किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 7 साल से चल रहा है, ट्रीट किया जाए। आप लोगों ने बात करने, सदाकत साहब, आपने केस कब किया था? मुझे और आपका केस किया किसने था? बाबर ने आपके खिलाफ केस किया, 7 साल पहले बात वो कह रहे बात तो इक्वल पेस पे कैसे हो सकता है? मुझे बात मुकम्मल करने दें। इक्वल पेस कैसे? सदाकत साहब ना डाले मुझे बात करने। जी सदाकत साहब प्लीज गो अहेड। फिर आप नहीं बात कर सकते। सदाकत साहब प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। मेरी बात ये थी कि हमारी प्ली थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इवनली ट्रीट किया जाए। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है एंड वी आर सैटिस्फाइड विद द जजमेंट। हमारे हक में फैसला आ गया। अब इलेक्शन कमीशन, अच्छा, मुझे सिर्फ मैं एक हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, हाँ या ना में, फिर मैंने आगे जाना है। मेमल साहब बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। क्या कोर्ट ने ये कहा है कि आपका फैसला जो है वो तभी अनाउंस होगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा? क्या ये कहा है कोर्ट ने? मंसूर, आप हाँ या ना कर दें बस। अब ऐसी बात को ये तो कोई देखिए, कोर्ट कह ही नहीं सकती। कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई को अनइवनली आप ट्रीट ना करें। दैट्स इट। अच्छा चलें, वैसे मैं आपको बात बताऊं, वैसे सदाकत साहब, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अनइवनली ट्रीट ना करें, इनका फैसला बहुत जल्द आने वाला है सदाकत साहब, और ये काले दम हो जाएंगे। सदाकत साहब मेरी बात सुने, एक मिनट सदाकत साहब मेरी बात सुने सर। आपको याद है पैनमा के हवाले से जब पहले एक जजमेंट आई थी तो नून लीग वाले यूं करते थे, ऐसा है ਤੁਹਾਡਾ भी वही वाला मूवमेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि फैसला जो है ना वो आप लोगों के लिए आपकी जजमेंट है आए? बिल्कुल मंसूर साहब, नहीं, गलत। अच्छा चले, आपने मुझे कहा कि फैसले में कहां लिखा है, मैंने पढ़ के सुना दिया कि तमाम सियासी जमातों को बराबर ट्रीट करें। दैट्स इट। यही हमारा, मैं भी तो यही कह रहा था बराबर, और इलेक्शन कमीशन, मैं भी यही कह रहा था सर। आपने अच्छा चलें, छोड़े ना सर, वो हमारा टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाना सदाकत साहब। सुन लें सिक्योरिटी कमेटी बनी है 15 दिन आगे पीछे, तो 15 दिन हमारे आगे पीछे हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। हमें पता है सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में और हमारा सारा ऑर्गेनाइज फंडिंग है, इसलिए हम सुरखरू हैं इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन जरा फेयर हो जाए, खाली अनफेयर ना देख। अनफेयर चले। मेमल सरफराज साहिबा से बात मैंने करनी थी, लेकिन नाज़रीन मुझे ब्रेक का कह दिया। ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले सदाकत अब्बासी साहब ये फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो ठीक नहीं है और इसलिए हमारा हक है कि हम एहतजाज करें और इसीलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज होने जा रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कर रही है। 19 जनवरी 2021, अब इस बात को तकरीबन 1.25 साल हो चुका है, एक और सियासी जमात ने भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। आइए आपको सुनाते हैं कि उस वक्त क्या कहा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वो इदारा है जिसको अवाम के वोट की इज्जत करवानी थी। 3 साल हो गए स्क्रूटनी कमेटी अभी तक इसकी तहकीकात ही करती जा रही। फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 साल से ये सांप बनकर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। सांप बनकर। अब ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये मेमल साहबा, आखिर ये वो बेचारा इलेक्शन कमीशन जाए तो जाए कहाँ? वो चीज़ को तेज़ करने की कोशिश करते हैं तो इधर से तहरीक इंसाफ से एहतजाज शुरू हो जाता है, वो स्पीड अगर स्लो हो जाए तो इधर से एहतजाज शुरू हो जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये कल को ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा किस तरह? ये देखिए मंसूर, बात ये कि इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, और पीटीआई मेरे ख्याल में उसके अंदर एक्चुअली काफ़ी माहिर है एक बयानिया बनाने के अंदर, लेकिन एक बहुत पोलराइजिंग और डेंजरस किस्म का भी नैरेटिव बन रहा है। एक तो वो ज़ाहिर बात है एक साजिश के ऊपर जो एक पूरा ये इन्होंने बयानिया बनाया हुआ है और उसके ऊपर तो ISPR की भी तरदीद होगी, NSC की भी स्टेटमेंट आ गई कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बयानिया बनाया। फिर आप ये देखिए पोलराइजेशन एक गद्दारी का ये लगा दिया, और अब इस वक्त आप देखिए कि जो मज़हब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े डेंजरस तरीके से, तो ये जो पोलराइजेशन है और ये इनका है कि किसी चीज़ को इतना आप कर दें कि वो कंट्रोवर्शियल कर दें कि उसके बाद फिर उसके ऊपर एक बेयकीनी सी या वो वाली चीज़ हो जाए। वो ठीक है, बयानिया सियासतदान बनाते हैं, सियासी जमातें बनाती हैं, लेकिन इस तरीके का जो डेंजरस नैरेटिव जिसमें आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, गद्दारी वाली भी बात और दूसरी मजहब की भी, तो ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए क्या मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में अगला इलेक्शन हो सकता? देखिए हो तो सकता है, लेकिन मतलब लीगली तो हो ही सकता है, मैं एथिकली बात, मॉरली बात कर रहा हूँ। नहीं, वो भी हो सकता है। अब देखिए ये तो एलिगेशन किसी को इस तरीके की बात करना, फिर इस हुकूमत के ऊपर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की, फिर तो वो आप ये कहें कि ये क्या है, गवर्नमेंट रूल कर सकती है कि नहीं, क्या ये फॉरेन साजिश के तहत? वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म है। तो उन्होंने नहीं मानना मंसूर, उसकी बात नहीं है। लेकिन देखिए अब ये जो पूरा और देखिए ECP के बाहर जाके एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, बिल्कुल वो करे, कोई ऐसी बात नहीं। एक मेरे ख्याल में कि ये जो अभी वैसे हिना ने बात की कि ये कल अदम हो जाएगी जमात PTI फॉरेन फंडिंग केस में, मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये अगर इस तरह की कोई, वैसे तो खैर कानूनी माहिरीन से जब भी बात करें तो वो यही कहते हैं कि एक्चुअली फॉरेन फंडिंग की अगर बहुत भी अगर मिस डिक्लेरेशन है, नॉन डिक्लेरेशन है, तो उसकी सजा पेनल्टी होती है, हैवी फाइन हो जाएगा। हाँ जी, वो हैवी फाइन हो जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये ये जो एक थ्रेट है जो कि कुछ लोगों को ये लग भी रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का या कोई सियासी जमात के ऊपर बैन, ये गलत प्रेसिडेंट होगा। क्योंकि देखिए ऐसा आप नहीं कर सकते, किसी की सियासत आप नहीं खत्म कर सकते। PTI एक बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट जमात है, पॉपुलर जमात है, इमरान खान साहब बड़े लीडर है, तो आप उनको किस तरीके से और किस बुनियाद के ऊपर कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट अगर सेट किया गया तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासत के लिए ये भी अच्छा नहीं होगा, जैसा कि इनके नैरेटिव का जो प्रेसिडेंट है ये बहुत खतरनाक और नैरेटिव। मंसूर में बिल्कुल मेमल ने बात की कि हमारी जमात जो है ना वो अच्छे प्रेसिडेंसी सेट करेगी। एंड अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपने मरियम बीबी की एक तकरीर दिखाई, तो मैं आपको यही बात करी थी कि चाहे मियाँ साहब का बयानिया हो, चाहे मरियम बीबी की, ये उन्होंने क्या बात की थी कि सारे अदारे अपनी आईनी हदूद में काम करें। वैसे सिर्फ इतना नहीं कहा था, बातें तो और भी बड़ी थी। आपने तो लोगों के नाम भी लिए, इलेक्शन कमिश्नर आपने तो लोगों के नाम लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नॉमिनेट किसने किया था नाम? कौन कहता रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक अच्छा न्यूट्रल इंसान है? किसने नॉमिनेट किया था? सदाकत अब्बासी, आपने इमरान खान साहब की इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान साहब ने खुद नॉमिनेट किया, पहली चीज। दूसरी बात, ये सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इनकी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो 7 से 8 साल हो गए, बहानों के पीछे कौन छुप रहा है? PTI खुद ही छुप रही है। आप कैसे कंपैरिजन करते हैं पीपल्स पार्टी या PMLN का PTI केस? पहली तो बात है, इनका केस इनके अपने ही फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर ने किया और 7 से 8 साल पहले किया। दूसरी बात, अगर आपकी जमात फॉरेन फंड्स लेती है नॉन पाकिस्तानियों से और
वो इस वक्त जानबूझ के प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को अपने एनआरओ लेने के लिए, तो वो सही प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, इनको होना चाहिए इस वजह से काला मुझे इजाजत दीजिए आगे जाने की। नाज़रीन, चूंकि बयानिए की बात हो रही थी और बयानिए के ऊपर ही जारी बात है सियासत होती है, मुस्लिम लीग नून ने भी इसी के ऊपर सियासत की है, लेकिन एक मसला हुआ था पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम के अंदर जब फवाद चौधरी साहब तशरीफ लेकर आए थे, तो उस बयानिए को एक हल्का सा झटका लगा था, हल्का पता नहीं हल्का था या नहीं था, लेकिन झटका लगा था। फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की थी, जरा सुनिएगा एक दफा। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुई? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों में? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। ये सदाकत साहब, ये फवाद चौधरी साहब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? सर, आपके तो एस्टैब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़े कमाल के ताल्लुकात रहे, हमें बार बार बताया गया 3 साल 3.5 साल सेम पेज। ये पेज अलग कब हुए सर? अच्छा, पहले तो मैं जो मेहमद साहब ने, नहीं सर, वो बाद में दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। पहले मेरे सवाल का जवाब, सवाल पे भी आता हूं ना, आप पहले इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मेहमद साहब के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सवाल ही नहीं था। अच्छा, फिर आपने मुझे टाइम देना, टाइम तो सारा टाइम ही आपका है सर, सारा टाइम ही आपका। बिल्कुल। अच्छा, फवाद साहब ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। हम सीधा समझते हैं कि ये जो रजीम चेंज हुआ, एकदम से हमारे अपने पराए हो गए, हमारे जो लोग मुनारिफ हैं वो मुख्तलिफ एम्बेसियों में पाए गए, हमारी एलाइज को प्रेशराइज करके कहीं से और हमारे बंदों को भी खरीदा गया। हम तो सीधा समझते हैं कि ये साजिश है बाहर की। और उसके सबूत के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी मौजूद है और 2 दफा का एलामिया मौजूद है। 2 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के सामने ये बात साबित हुई है कि खत आया, खत में अदम एतमाद की बात हुई, खत में धमकी दी गई, खत में कहा गया कि रिजीम चेंज ना हुआ तो हम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, और अगर हुआ तो आज माफी तलाफी जिस तरह हो रही है। लिहाजा फवाद साहब ने क्या बात की, वो फवाद साहब बता सकते हैं। नहीं, वो एक हवाले से जो नहीं, क्यों फवाद साहब क्यों बता सकते हैं? ये क्या फवाद साहब की पर्सनल राय थी? पार्टी, मैंने जब उनको बिठाया हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पे यहाँ पे बिठाया हुआ था, उन्होंने कोई जाती हैसियत में तो बात नहीं की। देखिए, मैं तो वो बात कर, आप इसको डिनाई कर दें, आप इसको अगर आप कह दें नहीं जी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। नहीं, देखें, अगर फवाद साहब ने कहा तो इस बात में कोई वजन होगी। पाकिस्तान में एक डिस्कशन चलती है। अच्छा, चले मैं इसको दूसरे तरीके से ले लेता हूं। मैं सदाकत साहब इसको दूसरे ठीक है, मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं। अब मैंने नवाज शरीफ थोड़ी है कि हम आर्मी चीफ का और नहीं, कमाल किया सर, आपने बहुत अच्छा किया। ये बिल्कुल यही फर्क है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था, मैंने कहा भी था हमला करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने कहा भी था। ऊपर से हम सुने ना, हम सादिक और अमीन भी हों और नवाज शरीफ सलाह याफ्ता भी हों, मकबूल भी हों, भगोड़े भी हों, और वो जज मेरा सवाल सुन ले, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे एक मिनट, मेरा सवाल सुन ले। मेरा सवाल ये है कि फिर इसका दूसरा तरीका यही है कि आप फिर मुझे ये भी यहां कह दें, यहां कह दीजिएगा जी मंसूर आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है? मैं अब जो सवाल आपसे करने लगा, आपकी हुकूमत के अंदर जाने में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं, आप आगे से कहे जी मंसूर आप ठीक कह रहे हैं। मेरे मुताबिक कोई किरदार नहीं, आपके मुताबिक कोई किरदार नहीं, और ये मैं पार्टी का पर्सपेक्टिव समझूं? जी। देखिए, मैं इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने एक बहुत मुश्किल हल्के से इलेक्शन लड़ा है और पाकिस्तान में 7वें नंबर पे मेरा वोट है। मेरी राय को भी आप अहमियत दे दें। मैं दे रहा हूं तो नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े हल्के से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में इलेक्शन 2 दफा लड़ के 1 दफा जीत के आया हूं। मुझे तो किसी जगह पे कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। वेरी गुड, ये बिल्कुल अच्छा किया आपने इस मामले को क्लियर कर दिया। चलिए, सदाकत अब्बासी ने ये तो मान लिया कि इनकी हुकूमत जाने में इनकी मेरा जवाब इनकॉम्पिटेंस है। वो मेमन साहब को जरा जवाब देना चाह रहे हैं, वो देना चाह रहे थे, मैंने उनको मौका दिया। फवाद चौधरी ने आज भी एक फेक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने झूठ बोला। अपनी बारी पे फवाद चौधरी उनको जवाब देने दे। सदाकत साहब, मेरी कमिटमेंट थी सर आपसे, सर मेरी कमिटमेंट थी, मैं यू टर्न नहीं लेता सर, मैं अपनी बात के पक्का हूं। आप प्लीज बोलिए, आपने मेमन साहब को जो कहना आप बिल्कुल बोलें। अच्छा, मेमन साहब ने बड़ी हमदर्दी की मिफ्ता इस्माइल साहब के, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेमन साहब, मिफ्ता साहब उधर अमेरिका में पैसे मांगने गए हुए,
खैरात मांगने गए हुए, IMF के सामने भीख मांगने गए हुए, उन्हें क्या जरूरत है कि उनको पता ही नहीं है कि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मतलब यह है कि अच्छे काम में साथ ये दो सदाकत और साहब, बुरे आप काम लोग से रोको, बहुत dangerous उनको stuff पे तालिबान बात से- कर रहे हैं। आप मुझे- बिल्कुल ये मुझे- गलत मुझे बात बात करने देना। religion मुझे- मत करें। अच्छा मैं ये हमारे मैं मंसूर कहूँ में एक मिनट आई नीड टू ये कोई बात मैं इस पे नहीं गुफ्तगू इस पे डेंजरस है। सदाकत साहब मेरी बात सुनो सर, मैं अपना पॉइंट बिल्कुल गलत मेरा है। पॉइंट सर ये मजहब के मामले पे बात ना करें, ये मेरी गलत, रिक्वेस्ट ये है। गलत। ये मैं कोई बात नहीं कर रहा, अकेला। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप यही बात मुझे- मैं कह रहा हूँ ना करें, आप करें, मैं यही बात कर रहा हूँ। नहीं, ये रहने दें, ये रहने दें। मंसूर आप साहब मेरी मेरे- बात को अच्छा चले लेट हिम कंप्लीट जी मैं सदाकत ये साहब बात नहीं करें कर करें आप मेरी करें सुन ले जी। मैं कह रहा हूँ मिफ्ता इस्माइल को क्या पड़ी थी इतनी दानिशवरी मारने की कि जिस अच्छा। बात का मतलब नहीं पता वहां जाके चवले मारते रहे ना, क्या जरूरत ये ना, थी? इस तरह- मुझे इस तरह कोई ना गलत करें। बात अच्छा नहीं। इस तरह की बात ना करें। मैं फवाद चौधरी की आपने स्टार की बात मंसूर ने एक बात करना चाहती हूँ। मैं आप तीनों को चुप कराने लगा हूं, आप तीनों को चुप कराने लगा हूं क्योंकि मैंने ब्रेक ले लेनी है। मैंने ब्रेक किसी को बोलने नहीं देना। यही तो कमाल होता है हम लोगों का कि हम किसी वक्त भी ब्रेक ले सकते हैं और डिस्कशन को हम उधर ही रोक सकते हैं। आज ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां पे सियासी मामलों की बात हो रही है वहां पे एक और खबर ये भी आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब पासपोर्ट जो है वो जारी हो गया है। इनकी हुकूमत के अंदर जो है वो पासपोर्ट जारी हो गया है। अब पता नहीं उनकी वापसी कब होती है। जहां उनकी वापसी की बातें हो रही हैं वहीं यहां से एक फ्लाइट की भी बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक PIA का जहाज भर के यहाँ से लोगों को लेके जा रहे हैं, जिसमें उनके कई इत्तेहादी भी शामिल हैं, उनको भी साथ लेके जाया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि पता नहीं कोई प्लेन चार्टर किया जा रहा है, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। ये हिना साहबा आप लोगों ने आते साथ ये काम शुरू कर दिया आप लोगों ने? मंसूर बड़ा अच्छा किया आपने ये बात रेज की, मैं भी यही बात करना चाह रही थी। पहले तो मैं सदाकत अब्बासी ने एक बात की कि मिफ्ता मेरे सवाल इस्माइल, मैं जब आप लोगों से सवाल करता हूं आप लोग पिछले सवाल में चले मिफ्ता इस्माइल भीख मांगने गए हैं, तो मैं उनको डिफरेंस बता दूं। भीख में और कर्ज में बड़ा फर्क होता है। ठीक, कर्ज जो है ना वो वापस किया तो जाता है, वैसे भीख कहते हैं वापस नहीं की जाती। तो IMF से मैंने आपको पहले भी कहा था 2016 में आप लोग दोनों ही कर्ज लेने गए थे, वो भी कर्ज लेने गए थे, तो आप भी कर्ज लेने ये गए बात ये ना करे कि मिफ्ता इस्माइल भीख मांगने गए थे, पाकिस्तान के लिए कर्ज मांगने गए थे, और वो ऑनगोइंग डील जो हमने 2016 में खत्म कर दी थी आप लोगों ने दोबारा स्टार्ट की। आप लोग भी वैसे ये उनको clear यही कर कहा दी। करते थे। दूसरी बात, आप लोग भी ये उनको यही बिल्कुल कहा झूठ करते है, ये बिल्कुल झूठ है। ना कोई चार्टर्ड प्लेन हो रहा है, अच्छा। ना कोई ऐसी बात है, कमर्शियल फ्लाइट है, उस पे जो भी जाएगा वो अपना पैसे जो है ना वो खुद देगा। मैं आपको ये बहुत क्लियरली मौलाना बताऊं, फजल रहमान अपनी टिकट के पैसे सारे खुद अपनी देंगे। टिकट खुद देंगे। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी टिकट के पैसे खुद देंगे, जो सहाफी जा रहे हैं वो भी अपनी टिकट के पैसे खुद देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी। वैसे ये सहाफी इससे- क्यों जा रहे हैं? अगर सहाफी क्यों जा रहे जाएंगे हैं? कवर करने के लिए तो दे विल सेल्फ फाइनेंस। क्या जरूरत है? अच्छी बात है कि वाइफ शुडंट इट बी कवर्ड इफ गोइंग, आई डोंट नो। पहली तो बात है कि झूठ है जो फवाद चौधरी ने ट्वीट की, और उसको मैं यही कह रही थी। आपने कहा कि ये भी कह रहे थे कि फवाद चौधरी बड़ी रिलायबल बात करते हैं, तो पहली बात उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने फेक न्यूज प्रोपेगेट की, उन्होंने सहाफियों पे जानबूझ के ये बात लगाने की कोशिश की। मैं इससे पहले भी बताऊं, ये वही सहाफी जिन्होंने इनके धरने को 2014 में सपोर्ट किया था, उनके 4 सालों में जो इन लोगों ने हाल किया, उन्हीं पे आज फिर इल्जाम लगाने की कोशिश की। हमारा कोई भी चार्टर्ड प्लेन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और बाकी जितने भी लीडर्स जाएंगे वो अपना खर्चा खुद करेंगे, और जो भी सहाफी अगर जाना चाहते हैं वो भी अपना खर्चा खुद करेंगे। जाना चाहते हैं जो भी जा रहे हैं, दरख्वास्त मुझे ने नहीं आपको? पता। अच्छा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जहां तक मुझे मत लेके जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छी बात है आपकी रिक्वेस्ट में, लेकिन मैं ये मत बता लेके दूं जाएं। कि हाँ। इनको नहीं चाहिए कि सहाफियों पे इस तरह अटैक करे। ठीक। वही लोग जिन्होंने इनके धरने को, मीडिया ने जितना धरने को सपोर्ट किया था या जितना प्रमोट किया था, उन्हीं लोगों पे इन द नवाज लास्ट शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब साहब बहुत जल्द वापस आएंगे। अच्छा। और इनको 2 साल हो गए सुनते हुए। चले बहुत जल्द यू विल सी। ये मैं वही कह रही हूँ, ये वही बात है जो आप चला सीधा रहे थे। आएंगे और शेख रशीद सीधा का- आएंगे और जेल जाएंगे? नहीं, बात सुनना, शेख रशीद की आपने वो PDM का और नो कॉन्फिडेंस की वो बार बार चला रहे थे कि वो भी बात है कि वो नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द आएंगे, और जो पार्टी फैसला करेगी वैसी होएगा। और इसमें हम कोर्ट ज्यादा तक डिटेल्स में जाएंगे। ना जाए, लेकिन ये जरूर है कि मेमन साहिबा की बारी। मीडिया के खिलाफ फेक कौमी राज है। प्रोपेगेंडा ना अच्छा, करें, मेमन ना साहिबा। ही शहबाज शरीफ के और बाकी लोगों के खिलाफ जो है ना फेक मेमन प्रोपेगेंडा साहबा, एक एतराज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है वो ये है कि जी इनकी गवर्नमेंट आई है
और ठक करके सारे लोगों के नाम इन्होंने ECL से निकाल दिए, मकसूद चपड़ासी का नाम भी निकाल दिया। मतलब जैसे इनके केसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो पासपोर्ट जारी हो गया है और अब उनके लिए भी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे कि जी उनको किस तरह उनका वेलकम करना है एंड ऑल दैट। ये फेयर है? डू यू थिंक ये जो कुछ हो रहा है ये फेयर है, ये लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीज़ में? देखिए मंसूर, ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी तो जवाब जो है ये नून लीग दे के उन्होंने क्यों निकाला। वैसे तो खैर कल आजम तारड़ साहब ने इसके ऊपर बात की है कि क्योंकि कुछ केसेस जिस तरह पॉलिटिकली बनते हैं और इस वजह से वो कुछ लोगों के नाम थे। और एक्चुअली जो ECL के ऊपर तो ये कि फ्रीडम टू मूवमेंट जो है ना वो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो अनलेस के कोई एक्सट्रीम कोई इस तरह की चीज़ हो या कोई बहुत बड़ा कोई फ्लाइंग रिस्क हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उस पर डालते हैं। वैसे इस तरह की लिस्ट होनी नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें बनती नहीं है अनलेस कि आप बहुत बड़ा आपने कोई क्राइम कमिट किया। आजम तारड़ साहब ने भी ये बात की थी। लेकिन दूसरी चीज़ मंसूर मैं ये कहूँगी कि देखिए ये PTI ने जो बयानिया बनाया है ना, ये जिस तरह सदाकत साहब ने भी शुरू में बात की कि ये सारे चोर जमानत पर हैं और इस तरह की चीज़ें, देखिए अभी तक कन्विक्शंस तो नहीं हुई ना जिन लोगों की ये बात करते हैं। मतलब अगर आप हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस वक्त जो पिछली काबीना भी थी वो भी इश्तिहारी भी रह चुकी थी। आपको पता है PTV हमला केस भी था, हेलीकॉप्टर केस भी थे और बड़े सारे केसेस हैं। ऐसी चीज़ नहीं है। अगर फर्ज करें इस वक्त, क्योंकि ये तो होता है कि हुकूमतें केसेस भी बनवाती हैं, हमारी एक तारीख रही है और कुछ केसेस जेन्युइन भी होंगे, उसकी जब आएगी सजा तो वो तो वैसे ही उसके बाद सजा मिल जाएगी ना। अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रूव हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि अगर कन्विक्ट हो जाते हैं। दिस इंप्रेशन कि इनकी गवर्नमेंट एक्चुअली इन सब लोगों के लिए फैसिलिटेशन कर रही है। फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई करें कि अगर मुझे बताइए कि इस वक्त इमरान खान साहब पर इनकी हुकूमत केस बनवा देती है, इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन में वो जीत जाते हैं, क्या वो वजीर आजम ना बने? क्या वो पहले 8-10 साल अपने ट्रायल में अपना नाम क्लियर करें और उसके बाद वो वजीर आजम बने? केसेस तो पाकिस्तान में एक हिस्ट्री तो है ना। तो ये प्रिंसिपल फिर अपने ऊपर भी अप्लाई कर लें क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी काफियों पे केसेस थे जिस वक्त इनकी हुकूमत भी आई थी। और उसके बाद जुडिशरी ने पूछा भी था कि नैब लिस्ट दे कि हुकूमत के खिलाफ कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे। उसके अलावा जो है वो ये भी जजमेंट्स आई हुई हैं कि नैब को यूज किया जाता है एज अ पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए टारगेट किया जाता है अपोनेंट्स को। नैब के चेयरमैन की वीडियो आ जाती है, चीजें आ जाती हैं। तो और फिर देखें वैसे जो बात है ये बात नहीं मानना क्योंकि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का क्यों ये बात करते हैं क्योंकि ये नहीं मान रहे कि इनकी क्या क्या गलतियां थी। मतलब चौधरी परवेज इलाही साहब जो इन्हीं के वजीर आला के नॉमिनी है उन्होंने भी ये बात वो नैपीज वाली वो जो सारी के एक मैनेजमेंट होती थी, एलाइज खुश नहीं थे, इनके अपने मुनर्रिफ अराकीन खुश नहीं थे, किस तरीके से मैनेज किया जाता था, FIA के केस, नैब के केस, क्या ब्लैकमेलिंग होती थी। तो ये बातें कुछ एडमिट करने की जरूरत है, एक मईशत और फिर ये इस तरह का जो एटीट्यूड क्योंकि वन पेज। सदाकत साहब आखिरी सवाल आप ही से ये बताइए, अगर कोई धरना शरना होता है सर, गर्मी बड़ी आ रही है आगे, मई जून जुलाई निकाल लेंगे सर ये इतनी गर्मी में? अच्छा पहले तो मैं आपके सदके जाऊं, आपको बड़ा ECL के लोगों से प्यार है तो मुझे बताएं जब मैंने कब कहा है सर? मैंने कब कहा? सुन लेना आप सारे बात करें और जवाब तो सुन लें। आपको जनाब नवाज शरीफ भाग गए, अदालतें पुकारती रही, अदालती निज़ाम, कानूनी निज़ाम और निज़ाम इंसाफ शर्मिंदा रहा, यहाँ से लूट मार करके टाइम ही खत्म हो गया सर। मैंने सवाल कुछ किया था, कुछ जवाब ही कुछ। सदाकत अली अब्बासी साहब, हिना परवेज भट्ट साहबा और मेमल सफराज साहबा बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।